हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 6 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम ये देख रहे थे कि आप स्केल के माध्यम से, जो आपका स्केल होता है उसके माध्यम से आप मेजरमेंट यानी मापन किस प्रकार से करते हैं, जिसके लिए हम कुछ रूल्स देख रहे थे। जिसमें हमने ये देखा था कि जब भी आप मेजरमेंट करेंगे, जब भी आप मापन करेंगे, तो जो आपका स्केल है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। यानी जैसे कि हम इस बॉक्स की जो चौड़ाई है उसे मापना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम स्केल को बिल्कुल सीधा रखें। अगर हम स्केल को बिल्कुल सीधा नहीं रखते हैं तो जो मेजरमेंट है, जो मापन है, उसमें डिफरेंसेस आ जाएंगे, यानी उसमें भिन्नताएं आ जाएंगी, एरर आपको देखने को मिले। अब जैसे कि आप ये जानते हैं कि जो आपका फिगर ए है, ठीक है, जो ये आपका चित्र ए है, इसमें जो है स्केल बिल्कुल सीधा रखा गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस बॉक्स की जो चौड़ाई है वो आपको 13 सेंटीमीटर दिख रही है। यानी यहाँ पे क्या मेजरमेंट आ रही है, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। अब अगर आप स्केल को सीधा नहीं रखते हैं, अगर आप स्केल को तिरछा रखते हैं, जैसे कि आप बी फिगर में या बी चित्र में देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा स्केल है वो तिरछा है। तिरछा होने के कारण जो मेजरमेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 13.5 सेंटीमीटर, 13.5 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों केसेस में जो है डिफरेंस आ रहे हैं, एरर आ रहे हैं। कितने का एरर आ रहा है, 0.5, 0.5 सेंटीमीटर का जो है इनमें डिफरेंस आ रहा है। तो जब भी आप मापन करते हैं, जब भी आप मेजरमेंट करते हैं, तो आपको हमेशा स्केल को सीधा रखना, यानी स्ट्रेट रखना, ठीक है। तब जाके आपका जो मेजरमेंट है, जो आपका मापन है, वो बिल्कुल सही आए। नेक्स्ट हमने ये पढ़ा था कि आपको हमेशा जब भी आप मेजरमेंट करें, जब भी आप मापन करें, तो जिस भी वस्तु का आप मापन कर रहे हैं, जैसे कि हम इस बॉक्स की चौड़ाई का मापन कर रहे हैं, तो स्केल का जो 0 पॉइंट है, ठीक है, उसको आपको हमेशा इसके किनारे पे रखना है। यानी किनारे पे आपका जो स्केल का 0 पॉइंट है वो आना चाहिए। आपको 1, 2 या 3 इसको किनारे पे नहीं रखना है, आपको 0 को किनारे पे रखना है। क्योंकि जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो 0 से ही करते हैं। अगर आप 1, 2 या 3 पे रख के, 1, 2 या 3 पे रख के अगर आप मेजरमेंट करेंगे, तो आपकी जो मेजरमेंट है उसमें एरर आएगी, उसमें गलती आएगी, और आपको क्या करना पड़ेगा, जिस पॉइंट पे आप जो है स्केल को रख रहे हैं, यानी जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो शुरुआत का जो बिंदु है या जो छोर है, अगर आप वहां पे जो दो नंबर है या जो 2 पॉइंट है उसको रखते हैं, तो आपको जो आपका मेजरमेंट आ रहा है, जो आपका मापन आ रहा है, उससे आपको 2 सेंटीमीटर को माइनस करना पड़ेगा, ताकि आपकी मेजरमेंट करेक्ट। तो जब भी आप मेजरमेंट करते हैं, स्केल का जो 0 पॉइंट है उसको आपको किनारे पे रखना। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने क्या किया है, फिगर फर्स्ट में 0 पॉइंट जो है स्केल का, उसे यहाँ पे किनारे पे रखा है। तो मेजरमेंट कितना आया है, मापन कितना आया है, 13 सेंटीमीटर। वहीं जब स्केल को हमने, जो स्केल का 1 पॉइंट है, यानी यहाँ पे 1 लिखा गया है, उसको अगर हम यहाँ पे किनारे पे रखते हैं, तो हमारा जो मेजरमेंट आ रहा है वो 14 सेंटीमीटर आता है। तो आप देख सकते हैं कि बॉक्स सेम है, ठीक है, लेकिन जो उसकी चौड़ाई आ रही है वो अलग अलग आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि हमने स्केल को 0 पॉइंट पे नहीं रखा। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 14 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर को माइनस कर देंगे, तब जाके हमारा जो मेजरमेंट है, जो मापन है, वो बिल्कुल सही आएगा, यानी 13 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी 13 सेंटीमीटर। तो हमेशा जब भी आप स्केल से मापन करते हैं, तो जो स्केल का 0 पॉइंट है उसको ही आपको
शुरुआती बिंदु या जो इनिशियल पॉइंट है वहां पे रखना। नेक्स्ट, जब भी आप मेजरमेंट करते हैं, जब भी आप मापन करते हैं, तो आपका जो लाइन ऑफ साइट है, यानी जिस जगह से आप देखेंगे वो जो है, जो दूसरा छोर है, यानी जहाँ पे आप, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास एक वस्तु है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, एक आपका जो है बॉक्स है। सपोज ये जो बॉक्स है इसकी चौड़ाई हम नाप रहे हैं, तो आप स्केल रखेंगे, स्केल को आप जो 0 पॉइंट है वहां पे रखेंगे, यानी जो बॉक्स का एक किनारा है वो 0 पॉइंट पे होगा, और स्केल को इस तरीके से उसके ऊपर आप रख दें। अब आपको इसकी जो है चौड़ाई मापनी है कि चौड़ाई कितनी। तो आप जब भी इसकी चौड़ाई नापेंगे तो कैसे नापना है, आपको एकदम बिल्कुल सीधे देखना, यानी आपकी जो लाइन ऑफ साइट है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। आप इस तरीके से, यानी ए और सी पोजीशन आप देख सकते हैं, इन पोजीशन से आपको नहीं देखना है, बिल्कुल सीधा, यानी जैसे कि यहाँ पे बी पोजीशन दिखाई गई है, बी स्थिति दिखाई गई है, इस तरीके से आपको यहाँ पे जो है स्केल पे ऑब्जर्व करना है, स्केल को देखना है, और इस जो आपके पास बॉक्स है उसकी चौड़ाई को मापना है। तो बेसिकली होता क्या है, जब आप सीधी लाइन पे नहीं देखते हैं, एक एंगल पे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे ए और सी स्थिति दिखाई गई है, तो जो मेजरमेंट है, जो मापन है, उसमें गलती आ जाती है, उसमें एरर आ जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बच्चा बी स्थिति से, यानी बिल्कुल एक सीधी लाइन पे देख रहा है, और इसने यहाँ पे मेजरमेंट किया, तो यहाँ पे इसका जो मेजरमेंट आया वो 7.5 सेंटीमीटर आया, यानी 7.5 सेंटीमीटर। किसके लिए आया, बी के। अब अगर हम बात करते हैं उस बच्चे की जो ए पोजीशन से देख रहा है, इसका लाइन ऑफ साइट कैसा है, ये किस तरीके से देख रहा है, तिरछा बैठा है, तिरछा देख रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो उसका लाइन ऑफ साइट है उससे जो मेजरमेंट आ रहा है, जो मापन आ रहा है, वो 8 सेंटीमीटर। वहीं वह व्यक्ति जो सी पोजीशन पे बैठा है, वो इधर से देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, मापन कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि इसके द्वारा जो मापन लिया गया है, यानी जो सी है उसके द्वारा जो मापन लिया गया है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब हम अलग अलग कोण से या अलग अलग एंगल से जब हम जो है मेजरमेंट करते हैं, तो क्या होता है, एरर आ जाती है, भिन्नताएं आ जाती है, डिफरेंस आ जाते हैं, गलतियां आ जाती। तो हमेशा जब भी आप मेजरमेंट करते हैं, जब भी आप मापन करते हैं, तो आपको बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में देखना है, बिल्कुल सीधा देखना है, ठीक है। जहाँ पे आप मेजरमेंट कर रहे हैं वहां पे आपको बिल्कुल सीधा देखना है। तो ये कुछ रूल्स थे जिसके अनुसार आपको मेजरमेंट करना चाहिए, मापन करना चाहिए। अब हमारा अगला टॉपिक है मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन, किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना। यानी आपके पास क्या है, अब आपके पास ऐसी रेखा है जो कर्व है, जो सीधी नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, जो वक्र रेखा है, कर्व लाइन। अब अगर हम बात करें किसी भी सीधी रेखा, तो उसे तो हम एक स्केल के माध्यम से माप सकते हैं, आप इंची टेप के माध्यम से माप सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से है, आप इसकी लंबाई मापना चाहते हैं, आप इसकी जो लेंथ है उसका मेजरमेंट करना चाहते हैं, तो आप स्केल के माध्यम से इसका मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्केल के जरिए आप एक सीधी लाइन का ही मापन कर सकते हैं। इसको मापने के लिए हम धागे का उपयोग करें। किसका उपयोग करेंगे, धागे। आप ये जानते हैं धागे को आप किसी भी शेप में मोड़ सकते हैं, किसी भी आकार में मोड़ सकते हैं। तो आप धागे का उपयोग करके इस लाइन की या इस जो रेखा है उसका मेजरमेंट करेंगे, उसके जो लेंथ है उसका मापन। तो आप क्या करेंगे, आप एक धागा लेंगे, आपको एक थ्रेड लेना है, उस पे धागे पे एक नोट बांध देंगे, एक गांठ बांध। अब वो आपका क्या हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट, यानी वह
बिंदु जो है उसे आपको लाइन के जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो शुरुआती बिंदु है, वहां पे रखना। आप क्या करेंगे, थ्रेड लेंगे, थ्रेड में एक गांठ बांधनी है आपको, और आप क्या करेंगे, यहाँ पे उस गांठ को रख देंगे। अब आप गांठ को यहाँ पे रख देंगे। अब इस लाइन के ऊपर इस तरीके से मोड़ के आपको जो है इसके ऊपर क्या रखना है, धागा। इस तरीके से आपको इसके ऊपर क्या करना है, धागा रख देना है कुछ इस तरीके से। और जो इसका अंतिम बिंदु है या जो फाइनल पॉइंट है इस लाइन का, वहां पे आपको एक और गांठ बांधे। यानी जैसे ही धागा इस पॉइंट पे, इस बिंदु पे पहुंचेगा, वहां पे भी आपको एक जो है नोट या गांठ बांधे। अब आपको क्या करना है, इस धागे को उठाना है और फिर स्केल के माध्यम से इस जो ये आपने धागा जो लिया है, जिसपे आपने नोट बांधी है, गांठ बांधी है, उसे मेजर करना है, उसका मापन करना है। कहाँ से करेंगे, जहां पे आपने गांठ बांधी है, आपने 2 जगह गांठ बांधी है, तो उस 2 गांठों के बीच में जो जितनी भी दूरी है उसको आपको मापना। इस तरीके से आप किसी भी कर्व लाइन का, किसी भी वक्र रेखा की लंबाई को माप सकते। We cannot measure the length of a curved line directly by using a meter scale। यानी हम किसी भी वक्र रेखा या कर्व लाइन को डायरेक्टली या सीधे तौर पे एक मीटर स्केल के माध्यम से माप नहीं सकते। We can use a thread to measure the length of a curved line। हम क्या कर सकते हैं, हम एक धागे का उपयोग कर सकते हैं। धागे के माध्यम से हम इस वक्र रेखा को या वक्र रेखा की जो लंबाई है उसको हम माप सकते। हम किसी वक्र रेखा की लंबाई सीधे ही मीटर पैमाने का उपयोग करके नहीं माप सकते। वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए हम धागे का उपयोग कर सकते हैं। किसका उपयोग कर सकते हैं, थ्रेड का उपयोग करते हैं। अब इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। आपके पास क्या है, आपके पास ये कर्व लाइन है, जैसे कि मैं आपको बता रही, बिल्कुल उसी तरीके से आपको इस कर्व लाइन को, इस वक्र रेखा को मापना है। तो आपने क्या करना है, एक थ्रेड लेना है, जैसे कि अभी हमने बताया, ठीक है। आपने थ्रेड लेना है, थ्रेड के एक साइड पे, एक छोर पे आपने गांठ बांध देनी। अब इस थ्रेड को, इस धागे को आपको जो है यहाँ पे आपके पास ये लाइन है, ठीक है, ये क्या है, आपके पास लाइन है, कर्व लाइन है। यहाँ पे आपका एक पॉइंट ए बना देना है आपको और दूसरा बी। अब इन दोनों के बीच की आपको जो लंबाई है उसे नापना है। तो आप क्या करेंगे, धागा लेंगे, धागे पे गांठ बांधेंगे, गांठ बांधेंगे और जो गांठ है उसे आपको यहाँ पे ए पॉइंट पे रख देना। अब धीरे धीरे करके धागे को खींच के इस लाइन के, इस रेखा के ऊपर रखना है। और आप किस तरीके से खींचेंगे, हाथों से, हाथों से खींच के इसके ऊपर रखेंगे, ऊपर रखना है। और जैसे ही आप बी बिंदु तक पहुंच जाए, कहाँ पे पहुंचे, बी पॉइंट पर पहुंच जाए, वहां पे आपको गांठ बांधनी। अब आपको क्या मिल गया, आपको इस लाइन की या इस रेखा की लंबाई मिल गई है, जो कि 2 गांठों के बीच की जो दूरी है वो इसकी क्या है, लंबाई है। अब आप स्केल के माध्यम से इसे मापें। We see that we need a lot of care to ensure that we are measuring distances and length correctly। यानी जब भी हम जो है डिस्टेंस यानी दूरी और लंबाई को नापते हैं, तो हमें हमेशा जो है बहुत ज्यादा सावधानी लेनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से ध्यान पूर्वक इसको मापना चाहिए। And we need some standards units and devices which we measure these distances and convey our result to others। और हमें इसको मापने के लिए स्टैंडर्ड डिवाइसेस का उपयोग करना चाहिए। यानी कि जो आपकी, जैसे कि अगर आप बात करते हैं कि आपको कपड़े की लंबाई नापनी, तो उसको नापने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे, एक मीटर स्केल का यूज करेंगे, ठीक है। तो आप उसमें कोई भी जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में या जिन स्केलों का आप उपयोग करते हैं उसका आप उसमें उपयोग नहीं कर सकते हैं, आपको वहां पे मीटर स्केल का उपयोग करना पड़ेगा। इसी तरीके से
जब हम बात करते हैं, हम किसी पेड़ की जो चौड़ाई है उसे नापना चाहते हैं, तो उसको नापने के लिए हम एक इंची टेप का उपयोग करेंगे या ऐसे टेप का उपयोग करेंगे जो उसकी जो विड्थ है, उसकी जो चौड़ाई है, वहां पे वो इजीली हम उसे माप सकते। तो इस तरीके से आपको जो भी आप लेंथ नाप रहे हैं, दूरी नाप रहे हैं या लंबाई नाप रहे हैं, उनको नापने के लिए आपको जो आपके रेलेवेंट, जो आपके जो भी रेलेवेंट डिवाइसेस हैं, उनका आपको उपयोग करना चाहिए। हमने देखा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम दूरियों तथा लंबाइयों की यथार्थ माप ले रहे हैं, हमें बहुत सी सावधानियां बरतनी पड़ती है। मापन के लिए कुछ मानक युक्तियों तथा मापन परिणामों को व्यक्त करने के लिए हमें कुछ मानक मात्रकों की आवश्यकता होती है। अब हमारा अगला टॉपिक है मूविंग थिंग्स अराउंड अस, यानी कि अब हम बात करते हैं कि हमारे चारों तरफ जो वस्तुएं हैं वो मूव करती हैं, वो गति करती हैं। जैसे कि आप सड़क पे खड़े हैं, तो जब आप सड़क पे खड़े होते हैं तो आप क्या देखते हैं? आप ये देखते हैं कि आपके सामने से गाड़ियां जा रही, लोग चल रहे हैं, जो पशु है वो चल रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, जो आपके पेड़ पौधे हैं वो एक जगह रुके हो, यानी कुछ वस्तुएं आपको मूव करते हुए, गति करते हुए दिखाई देती है, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो आपको एक जगह स्थिर दिखती। जब भी हम मोशन यानी गति की बात करते हैं, तो गति का अर्थ होता है समय के साथ अपनी स्थिति को बदल, यानी कोई भी वस्तु गति में है या मोशन में है, कैसे पता चलता है? जब वो समय के साथ अपनी स्थिति, अपनी पोजीशन बदलती। आपको कैसे पता चला कि गाड़ी चल रही है? आपको गाड़ी चलते हुए इसलिए पता चली क्योंकि वो समय के साथ अपनी पोजीशन को, अपनी स्थिति को बदल रही। इसी तरीके से ही पक्षी उड़ रहे हैं, आपको कैसे पता चला? क्योंकि समय के साथ आपको उसकी स्थिति में बदलाव दिखाई। तो जो भी वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति, अपनी पोजीशन में चेंज करती है, बदलाव करती है, वह वस्तु मोशन में होती है या वह वस्तु मूव कर रही होती है या गति कर रही। वहीं कोई भी वस्तु विराम अवस्था में है, एक जगह स्थिर है, कैसे कह सकते हैं? जब भी कोई भी वस्तु समय के साथ अपनी पोजीशन या स्थिति को नहीं बदलती है, तो हम ये कहते हैं कि वह वस्तु एक जगह विराम अवस्था में है या वह स्थिर है या स्टेशनरी। जैसे कि अगर हम पेड़ की बात करें, ठीक है, जो घर है उनकी बात करें, पोल्स की बात करें, जैसे कि आपके घरों के पास आपने इलेक्ट्रिसिटी के पोल देखे होंगे, बिजली के पोल देखे होंगे, तो वो आपको मूव करते हुए, गति करते हुए नहीं दिखते। इसका अर्थ ये है कि वो समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदल रहे हैं, वो एक जगह स्थिर है, एक जगह रुके हुए हैं, यही कारण है वो मूव नहीं कर। अब इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। तो आपको क्या करना है? आपको अपने घर पे किसी एक कोने को या कोई एक ऐसी जगह सेलेक्ट करनी है जहाँ पे आपको चींटियां दिखाए। अब आपको क्या करना है? वहां पे आपको जो चीनी है उसको बिखेर दे। अब जैसे ही आप चीनी बिखेरेंगे तो आप ये देखेंगे कि कुछ समय बाद आपको वहां पे चींटियां मिलेंगी, यानी वहां पे आपको चींटियां काफी सारी दिखाई दे। अब उसमें से किसी एक चींटी को आपको ऑब्जर्व करना है, उसको देखना है और उसकी पोजीशन को ऑब्जर्व करना है, यानी उसकी जो स्थिति है, किस तरीके से वो चल रही है, उसे आपको ऑब्जर्व करना है, देखना। अब आपको क्या करना है? उसको ऑब्जर्व करना है और वो किस तरीके से चल रही है वो देख। तो आपको यह दिखाई देगा कि कुछ समय बाद वो क्या कर रही है, वो अपनी स्थिति में बदलाव कर रही है, वो अपनी पोजीशन में चेंज कर रही है। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, हमने क्या किया, एक चींटी ली, उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो स्थिति है, उसको नोट किया, उसको देखा, तो हमें कुछ इस तरीके से उसका जो है पथ या जो पाथ है या चलने का जो रास्ता है वो आपको दिखाई। तो आप देख सकते हैं कि जो चींटी है वो एक जगह स्थिर नहीं है, वो चल रही है और कैसे चल रही है, कर्व।
तो इससे हमें क्या पता चला कि जो आपकी चींटी है वो क्या कर रही है, मोशन कर रही है, गति कर रही है। तो अगर हम बात करें मोशन की, तो मोशन का अर्थ क्या होता है? इट इज अ स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन विच दे आर मूविंग, दैट इज दे आर चेंजिंग देयर प्लेस विद द चेंजिंग टाइम। यानी यह वस्तुओं की वह अवस्था है जिसमें वे गति कर रहे हैं, अर्थात वे बदलते समय के साथ अपना स्थान बदल। यानी कोई भी वस्तु मोशन में है, गति में है, कैसे पता चलता है? जब वह समय के साथ अपनी स्थिति या अपनी जो स्थान है उसको बदल। नेक्स्ट है रेस्ट यानी विराम अवस्था। तो ऑल द stationary object which are not in motion, that is do not change their place with time, are said to be at rest। यानी वह सभी स्थिर वस्तुएं जो गति में नहीं है, अर्थात समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलती है, उन्हें विराम अवस्था में कहा जाता है। यानी यह कहा जाता है कि वह स्टेशनरी पोजीशन में है या रेस्ट की पोजीशन। यानी वह वस्तुएं यानी वो ऑब्जेक्ट्स या वो वस्तुएं जो समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदल रही हैं, उन वस्तुओं को हम ये कहते हैं कि वो स्टेशनरी है, रेस्ट पे है या विराम अवस्था। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की, यानी गति के प्रकार। अभी तक हमने ये जाना कि गति क्या होती है, मोशन क्या होता है, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता। अब गति के भी अनेक प्रकार होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दो फिगर दिखाई दे रही है। जो पहली फिगर है, फिगर ए, चित्र ए में आप देख सकते हैं कि एक सीधी रोड है, उस पे वाहन जा रहे हैं। आपको कार चलती हुई दिखाई दे रही है, बस चलती हुई दिखाई दे रही है। ये एक सीधे रास्ते पे जा रही है, सीधे पथ पे जा रही है। इसी प्रकार से ही आपको यहाँ पे कुछ जो है सैनिक मार्च पास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक ग्रुप में है और ये भी एक सीधी रेखा पे चल रहे हैं, सीधी रेखा में मोशन कर। तो वह गति या वो मोशन जो कि एक सीधी रेखा में हो, यानी एक स्ट्रेट लाइन में होता है, ऐसे मोशन को, ऐसी गति को हम सरल रेखीय गति या रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, आपके घर के पास एक पेड़ है और पेड़ पे क्या लगे हैं, सेब लगे। तो जब सेब पक जाते हैं तो वो नीचे की तरफ गिरते हैं। तो नीचे की तरफ क्यों गिरते हैं? ग्रेविटी के कारण। पर अगर हम उसके मोशन की बात करें, उसकी गति की बात करें, तो आप यह देख सकते हैं कि वो जो गति करती है बिल्कुल सीधी करती है, नहीं बिल्कुल सीधा वो नीचे फर्श पे गिरता है या जमीन पे गिरता है। तो यानी जो वो सेब है, जब वो आपका पेड़ जो है पेड़ से नीचे गिरता है तो वो कैसा गिरता है? सीधी रेखा में, यानी वह सरल रेखीय गति या रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है। कैसे कर रहा है? क्योंकि वो सीधा गिरता है, यही कारण है कि वह रेक्टिलिनियर मोशन। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, हमारे पास कोई बड़ा सा बॉक्स है, कोई डब्बा है बड़ा सा, आप उस पे धक्का लगा, आप उसको पुश करते हैं, धक्का लगा, आप उस पे धक्का लगाते हैं और वो जो बड़ा सा बॉक्स है वो आपके धक्के की डायरेक्शन में, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि आपने यहाँ पे से धक्का लगाया और ये जो बॉक्स है वो यहाँ पे इस तरीके से सीधे मूव करने लगा, गति करने लगा। तो क्योंकि ये जो बॉक्स है वो बिल्कुल सीधा चल रहा है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो हम यह कहेंगे कि ये जो बॉक्स है वो रेक्टिलिनियर मोशन में है, या आप कह सकते हैं लीनियर मोशन में है, या जो है सीधी रेखा में चल रहा है, सरल रेखीय गति कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम बात करें मार्च पास्ट, जैसे कि यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो एक सीधी रेखा में मार्च पास कर, तो वो कैसा मोशन कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन, या जिसे हम सरल रेखीय गति कहते हैं, वो कर। यानी जब भी कोई भी वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है, एक सीधी रेखा में गति करती है, तो हम ये कहते हैं
कि वह वस्तु रेक्टिलिनियर मोशन में है, यह सरल रेखीय गति कर रही। द ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति कर रही है। इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। तो ये आपका रेक्टिलिनियर मोशन होता है। नेक्स्ट आपने जो है पंखे की गति देखी है। जो पंखा होता है आपने देखा होगा, सीलिंग फैन जो होता है आपका, तो जब आप फैन को ऑन करते हो, आपने स्विच ऑन किया, ठीक है, आपका जो फैन है, पंखा है, वो चलने लगा, तो उसके जो यहाँ पे इसके जो ब्लेड्स होते हैं, इनको आप मूव करते हुए देखते हो, इनको गति करते हुए देखते हो। कैसी गति करते हैं ये कुछ इस तरीके से गोल गोल घूमते हैं। इस तरीके से ये घूमते हैं, गोल गोल घूमते हैं। इसी तरीके से अगर हम पोलो की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो संरचना है, ये भी इस तरीके से गोल गोल घूमती। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये हमारी संरचनाएं हैं, ये गति कर रही है। और कैसी गति कर रही है? गोल, सर्कल के फॉर्म में, वृत्त के फॉर्म में, या वृत्ताकार पथ पे ये चल रही। पहले हमने बात करी रेक्टिलिनियर मोशन की, सरल रेखीय गति की, जिसमें जो वस्तु है वो एक सीधी रेखा में चल रही। किसमें चल रही थी? स्ट्रेट लाइन। अब क्या हो रहा है? अब जो वस्तु है वो गोल गोल घूम रही। कैसे घूम रही है? गोल गोल, सर्कुलर पाथ में या वृत्तीय गति में। ऐसे ही अगर हम बात करें, आप एक धागा लेंगे, धागे पे आप कोई पत्थर बांध सकते हैं या कोई बॉल लगा। अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं, धागा आप अपने हाथ से पकड़ेंगे और जो ये बॉल है या जो पत्थर है, इसे गोल गोल आपको इस तरीके से घुमा। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो वो पत्थर या बॉल है वो कैसी गति कर रही है। पत्थर है या जो बॉल है, आप देख सकते हैं जब आप उसे गोल गोल घुमाते हैं तो वो किस पाथ में, किस पथ में वो गति करते हैं? सर्कुलर पाथ में, वृत्ताकार पथ में। तो वह वस्तु जो वृत्ताकार पथ में गति करती है, तो वह कैसा मोशन करती है, कैसी गति करती है? वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन। इसी तरीके से अगर हम बात करें सैटेलाइट्स की, ठीक है, तो जो अर्थ है, पृथ्वी है, पृथ्वी की जो नेचुरल सैटेलाइट वो कौन सी है? मून है। इसी तरीके से बहुत सारे कृत्रिम जो है उपग्रह भी है, सैटेलाइट्स भी है। तो जो ये सैटेलाइट्स होती हैं, ये जो उपग्रह होते हैं, वो क्या करते हैं? पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। और किस पाथ में करते हैं? सर्कुलर पाथ में, वृत्ताकार पथ में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सैटेलाइट्स होते हैं या उपग्रह होते हैं, वह भी सर्कुलर मोशन करते हैं या वृत्तीय गति करते हैं। जब भी कोई भी वस्तु वृत्ताकार पथ में या सर्कुलर पाथ में मूव करती है, गति करती है, तो वह सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट in a circular path along the circumference of a circle or rotation along a circular path is called circular motion। यानी वह गति, किसी भी वस्तु की वह गति जो कहाँ पे होती है? सर्कल के, वृत्त के परिधि, यानी जो उसका सर्कमफ्रेंस है, उसके अलॉन्ग, उसकी बाउंड्री के अलॉन्ग होती है, या सर्कुलर पाथ में, वृत्ताकार पथ में होती है, तो ऐसे मोशन को, ऐसी गति को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं या वृत्तीय गति कहते हैं। किसी वृत्त की परिधि के साथ साथ वृत्ताकार पथ में किसी वस्तु की गति या वृत्ताकार पथ में के साथ साथ घूमने की गति को वृत्तीय गति कहा जाता है। तो बच्चों, आज हमने मोशन के बारे में समझा कि मोशन होता क्या है। हमने मेजरमेंट की जो रूल्स है वो, आई होप आपको जो ये मापन के नियम है वो आपको समझ में आए होंगे। आप किसी भी वक्र रेखा या कर्व लाइन को किस तरीके से माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ये आपने सीखा। और इसके साथ साथ हमने मोशन के टाइप्स पढ़े, मोशन के बारे में पढ़ा, गति के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ मोशन को ही कंटिन्यू करेंगे। जो आपका पीरियोडिक मोशन या आवर्ती गति है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और साथ ही आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।